नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा तमंग प्रधान। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ की द्वीपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। बातचीत के बाद अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बैठक का उद्देश्य ग्लोबल साउथ की आवाज को है समर्थन देना और भारत जापान संबंध को मजबूत करना। संसद के दोनों सदनों में आज भी लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के मुद्दों को लेकर जारी रहा गतिरोध। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के कारण दिन भर के लिए स्थगित की गई दोनों सदन की कार्यवाही। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, भारत में न्यायपालिका है पूरी तरह स्वतंत्र। न्यायपालिका के कामकाज में किसी तरह का दखल नहीं देती सरकार। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अपने संबोधन के दौरान रिजिजू ने कहा, कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण लगा रहे बेबुनियाद आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्वीपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की। बातचीत के बाद अपने बयान में श्री मोदी ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य ग्लोबल साउथ की आवाज को समर्थन देना और भारत जापान संबंधों को मजबूत करना है। उन्होंने इस बात पर भी बल देते हुए कहा कि भारत के G20 नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं की आवाज को बुलंद करना है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि यह वर्ष अद्वितीय है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की, और इसलिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं और हितों पर साथ मिलकर काम करने का यह उत्तम अवसर है। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने ये पहल ली है। फ्रेंड्स, भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। आज हमारी बातचीत में हमने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। हमने रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। संसद के दोनों सदनों में आज भी लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणी और अदानी समूह के मुद्दों को लेकर गतिरोध जारी रहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होते ही लोकसभा में सत्ताधारी दलों के सदस्यों ने राहुल गांधी से उनकी टिप्पणियों पर क्षमा याचना की मांग करते हुए नारे लगाए। वहीं कांग्रेस, DMK, NCP और अन्य दलों के सदस्य अदानी समूह के मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC से जांच की मांग पर अड़े रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से बार बार कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहा। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सुबह जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों की ओर अदानी समूह और मुद्दों पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव
प्रस्तावों के नोटिस को अनुमति नहीं दी। सत्ताधारी सदस्यों ने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, वाम दलों, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों ने उनका विरोध किया और अपनी मांग पर अड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 261। माननीय सदस्य प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के बाद मैं आप सभी सदस्यों को पर्याप्त मौका दूंगा। प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल चलने दें, उसके बाद आप नोटिस दें। जो भी माननीय सदस्य नियमों प्रक्रिया के तहत नोटिस देगा, मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। ये सदन में मैं आप लोगों को आग्रह पूर्वक कह रहा हूं। इसलिए आप प्रश्नकाल चलने दें। ये सदन आपका है। मेरा प्रयास है कि सब बैठें आप और सदन चले। सदन आपका है, सदन आपका है, सदन चलेगा। देश सदन चलना देखना चाहता है। इसलिए आपसे भी आग्रह, आप सब बैठें। प्रश्नकाल के बाद आपने जो स्थगन दिया है, उस स्थगन के तहत, नियमों के तहत मैं व्यवस्था दूंगा और मैं व्यवस्था दूंगा। प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था दूंगा। जो भी माननीय सदस्यों के नियमों के तहत आते हैं, उन सभी माननीय सदस्यों को बोलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। सदन आपका है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियमों के तहत बोलने का अधिकार है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत में न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है और सरकार द्वारा न्यायपालिका के कामकाज में किसी तरह का दखल नहीं दिया जाता। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण आरोप लगाते हैं कि सरकार न्यायपालिका पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से उसके काम में दखल देती है, जबकि इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। In a democratic setup, there are differences of opinions and positions. Even my position can have a difference of opinion with my other colleague. So, between the different organs like judiciary, executive and the legislature, there will be issues which will run against each other's ideas. But to say that there is a confrontation, that is not correct. And I can tell you, our government from the day one has been absolutely clear in terms of giving space to judiciary, maintaining the independence of judiciary, as well as strengthening the Indian judiciary, which you talk about the large numbers of pending of cases. It is our endeavor to ensure that courts are well equipped. And in different occasions, I can explain in detail how are we getting the courts of India well equipped with the modern technology, with the support of all the system in place. But there are various issues. But right now, I want to stress that there is no confrontation between the judiciary and executive. If there are any perceptible, it's not because of the government. When I was addressing the conference of the lawyers, the Supreme Court judge and High Court judges were also there. I said in a very clear term, anybody, if Rahul Gandhi or anybody says that Indian judiciary has been hijacked or democracy is over in the country, the judiciary is dead, what does it mean? There is a calibrated effort to undermine Indian judiciary. That is why day in, day out, they are saying that government is trying to take over Indian judiciary. What kind of statements and accusations are these? So in a way, it is a very sinister design. Our judges are not weak. Indian judiciary is not weak. But by constantly telling that judiciary is being hijacked by the government,
or government is trying to take over Indian judiciary, that itself is a huge blunder. फ्रांस के कंसल जनरल डीडीआर टल्पाइन ने आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल केटी पटनायक से मुलाकात की और उच्च शिक्षा, विकास परियोजनाओं एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रमों पर चर्चा की। राज्यपाल ने फ्रांस के डिप्लोमेट डीडीआर टल्पाइन को स्वच्छ ऊर्जा एवं पर्यटन के क्षेत्र में जॉइंट वेंचर की संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया। उन्होंने श्री टल्पाइन से कहा कि अरुणाचल प्रदेश में इको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश और फ्रांस की उच्च शिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग का मंच स्थापित करने का भी सुझाव दिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज CAPA इंडिया एविएशन समिट को संबोधित किया और भारतीय उड्डयन उद्योग के विकास पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में भारत की एविएशन इंडस्ट्री ने देश और दुनिया की एविएशन मैप पर अपनी खास जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में भारत में एविएशन के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी के विकास में काफी काम हुआ है। Civil aviation market already in the world. Today we are the fastest growing country in the world. By 2030, by World Bank predictions, by the IMF's predictions, we will become the 3rd largest economy in the world ahead of Germany and Japan. So our economic growth rate is going to be a huge multiplier for our civil aviation sector. The Prime Minister has concentrated, laid great emphasis on the development of infrastructure. 70 years or 67 years of India's independence, we had built 74 airports. In the last 9 years, we have doubled that number, which stands at 148 airports, waterdromes and heliports today. That is the rapidity with which infrastructure. केंद्रीय डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में आज हुई एग्रीकल्चरल टास्क फोर्स की मीटिंग में अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री तागे ताकी ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। इस बैठक में एग्रीकल्चरल और इससे जुड़े क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किए जाने वाले प्रयासों पर चर्चा हुई। इस बैठक में पूर्वोत्तर राज्य के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ से सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। 30 अगस्त 2015 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से जनधन योजना से जुड़े रहने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि जनधन योजना के जरिए करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुले। मैं फिर एक बार संबंधित सबको बधाई देता हूं और बैंक के अकाउंट खोलने वाले सभी गरीब से गरीब भाइयों बहनों को भी आग्रह करता हूं कि आप बैंक से नाता टूटने मत दीजिए। ये बैंक आपकी है, आपने इसको अब छोड़ना नहीं चाहिए। मैं आप तक लाया हूं, अब उसको पकड़ के रखना आपका काम है। हमारे सबके खाते सक्रिय होने चाहिए। आप जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने आश्वासन दिया है कि असम 2026 तक बाल विवाह की समस्या से मुक्त हो जाएगा। गृह विभाग का भी प्रभार संभाल रहे श्री शर्मा ने आज राज्य विधानसभा में एक पक्ष का उत्तर देते हुए आश्वासन दिया कि असम को बाल विवाह की बुराई से मुक्त करने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और हाल ही में 900 से अधिक आरोप पत्र दायर किए गए हैं। श्री शर्मा ने बताया
बताया कि राज्य में वर्ष 2006 से अब तक कुल 4,510 व्यक्तियों को बाल विवाह के मामलों में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग के आरोप को भी खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल विवाह के मामलों के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं और बाल विवाह की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता भी पैदा की जा रही है। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित JN कॉलेज के ऑडिटोरियम में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन 17 से 20 मार्च तक किया गया। इस दौरान 150 से अधिक उम्मीदवारों की सफल स्क्रूटनी की गई। मैं देश के लिए सभी अच्छा ही काम ही करूँगा, कोई बुरा काम तो नहीं करूँगा। अभी तो आर्मी बहुत अच्छा है अभी बहुत दिनों से इनका इंतज़ार था कब आएगा बोल के, तो आज आया है तो वही आया है। मैं यही पासीघाट का हूँ। पहले तो हम जो पोस्ट के लिए फिलअप किया वो पोस्ट को मिलने से तो हम जो हम लोग का ड्यूटी होगा वो करेगा और देश। अपर सुबनसिरी जिले में आज सब्जियों के बीज वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को मसालों की खेती करने को लेकर भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पासीघाट स्थित सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को केरल के कोझिकोड स्थित ICAR IISR द्वारा फंड किया गया। ये बोलते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशन करता है, हमेशा खाद देना होता है, मतलब उसका खाना को देना पड़ेगा, फर्टिलाइजर या गोबर जो भी है अच्छा से देना है। नहीं तो अगर कुछ नहीं देगा ना मिट्टी में, एक ज़माना में मतलब एक समय में ख़त्म हो जाएगा वो जो न्यूट्रिएंट्स अंदर मिट्टी के अंदर से। इसलिए बार बार जब आप लगाते रहेगा ना, गोबर भी डाल दीजिए, फर्टिलाइजर भी डाल दीजिए। बट आज हम आपको काली हल्दी और पचोली के बारे में कुछ बताना चाहेगा। काली हल्दी जिसको हम लोग काला हल्दी या ब्लैक टर्मरिक कुरकुमा केशिया बोलता है, और सेकेंडली पचोली एक एरोमेटिक प्लांट है, उसके बारे में हम बोलना चाहेगा। तो होपफुली ये लेक्चर छोटा सा होगा, हमें ज़्यादा समय नहीं लेगा आप लोगों का क्योंकि आप लोग भी बिजी हमको पता है। तो होपफुली ये लेक्चर उसके लिए उन लोगों के लिए और फ़ायदेमंद होगा जो मतलब हर समय सोचता है ना कुछ नया करेगा। मेरा खेती में वही मकई लगाते रहते हैं, चावल लगाते रहते हैं या संतरा जो भी है, बट हम कुछ नया करने मन है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेगा, ऐसा सोचता है ना कोई लोग। तो होपफुली उन लोगों के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा मेरा लेक्चर, क्योंकि ये यूजुअल मकई के ऊपर तो है नहीं, चावल के ऊपर है नहीं जो हम लोग खाता है रोज। तो काली हल्दी और येलो हल्दी या हल्दी जो हम लोग खाता है वो तो देखने में सेम ही लगता है ऊपर से तो, लेकिन आप तोड़ के देखने से काला हल्दी काला होता है, नाम से आपको पता चल जाएगा। कृषि मंत्री तागे ताकी ने आज असम के जोरहाट जिले में स्थित CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आयोजित 1 लैब 1 वीक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी देते हुए श्री ताकी ने बताया कि इंस्टीट्यूट में कई अनूठे प्रयोग किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फील्ड आधारित तकनीकों के विकास के लिए राज्यों के सहयोग से 1 लैब 1 वीक कार्यक्रम सफल होगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की आलो स्थित 20वीं बटालियन ने शियोमी जिले की मेचुका वैली में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में स्थानीय लोगों को निःशुल्क मेडिकल सहायता प्रदान की गई और कई लोगों के जरूरी चेकअप किए गए और मुफ्त दवाएं दी गई। तवांग जिले के जेमिथांग स्थित गोरजम स्तूप में हर साल की तरह इस बार भी गोरजम कोरा फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। बीते 18 मार्च से शुरू हुआ यह फेस्टिवल 21 मार्च को संपन्न होगा। गौरतलब है कि 13वीं सदी में बने गोरजम स्तूप में आयोजित होने वाले गोरजम कोरा फेस्टिवल में पहले तिब्बत, भूटान एवं पड़ोस के अन्य स्थानों से भी श्रद्धालु आते थे और बौद्ध धर्मगुरुओं से आशीर्वाद लेते थे।
इस सियांग जिले के पासीघाट स्थित सेवा भवन कॉम्प्लेक्स में रविवार को सेवा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। सेवा क्लिनिक गैर सरकारी संगठन सेवा भारतीय अरुणाचल प्रदेश की एक पहल है। पासीघाट ईस्ट के विधायक कालिंग मोयोंग ने जिला उपायुक्त ताई तग्गू की मौजूदगी में सेवा क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस क्लिनिक में मात्र 10 रुपये का शुल्क देकर लोग डॉक्टर से मेडिकल सलाह ले सकते हैं और उन्हें दवा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।